हेलो एवरीवन। आज हम लोग ईसीजी के बारे में जानेंगे। ये ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी बहुत ही प्रचलित शब्द है। हार्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन लेकर जब जाते हैं लोग अस्पतालों में तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ईसीजी करा लीजिए। ये ईसीजी क्या है? ईसीजी इज़ द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में हमने जो देखा है कि साइनोएट्रियल नोड होता है राइट एट्रियम में, वहाँ से ऑटो जनरेटेड इम्पल्सेस निकलते हैं जो हार्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हीं का जो ग्राफिक रिकॉर्ड है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें 3 वर्ड है। उस जो रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन होती है जो काम करती है जिससे ये रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस टेक्नोलॉजी को कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो तीनों वर्ड में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वालर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1887 में ही रिकॉर्ड किया था ईसीजी, लेकिन वो प्रिमिटिव स्टेज में थे, फिर काम नहीं हुआ। एंथोवेन 1903 में इन्होंने डिटेल्ड स्टडी किया इसका, और एंथोवेन को 1924 में नोबेल प्राइज़ भी मिला इसके लिए, और इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं एंथोवेन को। आइए देखते हैं ये होता क्या है। जिस पेशेंट का ईसीजी कराना होता है उसके दोनों रिस्ट में, कलाइयों में और लेफ्ट एंकल में ये लगाया जाता है, एक नोड लगाया जाता है, नोड्स लगाए जाते हैं जो कि मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कभी कभी दोनों पैरों में भी लगाया जाता है, और कभी कभी हार्ट में भी चेस्ट में ऊपर से चेस्ट में भी लगाया जाता है ये इलेक्ट्रोड। मल्टीपल इलेक्ट्रोड भी लगाए जाते हैं, लेकिन कम से कम 3 इलेक्ट्रोड तो हर हाल में लगाए जाते हैं, दोनों रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में। कभी कभी दोनों एंकल में लगाए जाते हैं, और इसके अलावे कभी कभी चेस्ट में भी लगाए जाते हैं, एडिशनल इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। अब जब स्विच डाउन किया जाता है, मशीन को जब स्विच डाउन करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन वेव्स प्रोड्यूस करती हैं जिसको कार्डियोग्राम कहते हैं। अब देखिए इस तरह की वेव्स होती हैं, इसमें 3 इसमें पार्ट आपको दिख रहे हैं। एक पी लिखा हुआ है, ये पी वेव है, फिर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और आगे एक टी वेव है। इस तरह से ये कार्डियोग्राम हमको मिलता है। पी वेव एक स्मॉल अपवर्ड वेव होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। डीपोलराइजेशन का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस अवस्था को जो डिनोट करता है इसको कहते हैं पी वेव। ठीक है। और ये साइनोएट्रियल नोड जो ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, हमने पढ़ा है, जो साइनोएट्रियल नोड होता है उसके यहाँ से जो इम्पल्स निकलता है उसके चलते दोनों ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर जो ये वेव शो कर रहा है इम्पल्स को, इसको कहते हैं पी वेव। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये देखिए कि एक तो यहाँ से फिर ये नीचे आता है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इसका होता है क्यू, और फिर क्यू से ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाता है एक लार्ज वेव के रूप में आर, और वहाँ से फिर डाउनवर्ड आता है ये एस के पास। इस तरह से ये ट्रायंगुलर वेव बनाता है ये, इसको कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या क्यूआरएस वेव। ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ये
रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एवी नोड होता है, एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो एवी नोड होता है, वहाँ से ये जनरेट होता है। वहाँ से ये क्यूआर कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रायंगुलर जो वेव है, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, अर्थात वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए जो ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है कहाँ से? एवी नोड से। एवी नोड से जो इम्पल्स चलता है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हीस और पुरकिंजे फाइबर्स होते हुए जो इम्पल्स आता है पूरे वेंट्रिकल्स पर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा है ई वेव है, जैसा कि दिख रहा है ये डोम सेपेड होता है और ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन की अवस्था में वेंट्रिकल्स का आना, मतलब कि डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन रिलैक्सेशन, मतलब कि टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टोल कंप्लीशन का, कि सिस्टोल ख़त्म हो गया अब डायस्टोल शुरू हो गया, ये टी डिनोट करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है, अलग अलग इनका जो वेव्स हैं इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। पी आर का P टू R जो ड्यूरेशन है, P से R का जो ड्यूरेशन है वो 0.12 से 0.2 सेकेंड्स तक होता है। QRS कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन है वो 0.10 सेकेंड होता है। और Q से T तक का जो ड्यूरेशन है ये होता है 0.42 सेकेंड्स का। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल जो रेंज होता है इन वेव्स का, जो रेंज होता है उससे अगर ये कम या ज़्यादा हैं तो ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ हार्ट को शो करती हैं, जो कि क्लिनिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से डॉक्टर लोग वो डायग्नोस करते हैं कि हार्ट के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब पी वेव अगर इनलार्ज्ड है तो ये शो करता है कि एट्रिया भी इनलार्ज्ड है। ठीक है, पी आर इंटरवल जिसको पी क्यू इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, ये पी आर इंटरवल इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इम्पल्स टू ट्रेवल थ्रू एट्रिया एंड एवी नोड टू रेस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कंडक्टिंग टिश्यूज यानी एवी नोड से जो बंडल ऑफ हीस निकलते हैं वहाँ से फिर पुरकिंजे फाइबर्स निकलते हैं और पूरे वेंट्रिकल्स को ये घेरे रहते हैं। तो इम्पल्स का एट्रिया से और यहाँ तक वेंट्रिकल्स के हर पार्ट तक पहुँचने का जो पीरियड है इसको कहते हैं पी आर इंटरवल। एट्रिया और एवी नोड में इन्फ्लामेशन के कारण पी आर इंटरवल बढ़ जाता है। ऐसा कब होता है कि एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेक और कैल्सिफिकेशन की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए ये क्यू है, इन्लार्जमेंट अगर क्यू का या आर का इन्लार्जमेंट हो रहा है तो ये भी हार्ट अटैक को इंगित करता है। इन्लार्जमेंट ऑफ क्यू एंड आर वेव ये इंडिकेट्स हार्ट अटैक। उसके बाद एस टी जो है, एस टी इंटरवल जो है, एस टी का मतलब हुआ कि क्यू आर एस वेव के लास्ट से लेकर और ये टी के शुरू होने के पहले तक का जो पीरियड है, तो ये अगर एलिवेट हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एक्यूट इन्फार्क्शन है, हार्ट में एक्यूट इन्फार्क्शन
है ये शो करता है। और अगर ये डिप्रेस्ड है, अगर डिप्रेस्ड है तो इसका मतलब है कि हार्ट मसल इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये शो करता है। उसी तरह से टी वेव है, टी वेव अगर फ्लैट है, टी वेव अगर फ्लैट है तो इसका भी मतलब हुआ कि हार्ट में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और अगर ये एलिवेटेड है, अगर ये एलिवेटेड है तो इसका मतलब हुआ कि बॉडी में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, बढ़ गया है पोटेशियम का लेवल। तो इस तरह से ये क्लिनिकली ये जो हमको ये जो रिकॉर्ड मिलता है ईसीजी का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।